आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था। इस हफ्ते तक उम्मीद है कि बिहार को हम पूरा या मंडे तक बिहार को पूरा हम ख़त्म कर दें। जितना हम बताएंगे वो सब पहले भी बिहार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, बिहार का क्षेत्रफल, ये सब उसको भी एक बार देख लेना। इसके बाद जो मैगजीन पकड़ना होगा पढ़ लेना। ठीक, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में वन की स्थिति। ठीक, तो लेटेस्ट डाटा इसमें आते रहता है, जितना हो सका हम संभव कर दिए। बिहार में कहता है कि कुल वन जो बिहार का क्षेत्रफल है लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 99,200 वर्ग किलोमीटर भी लिखता है। ठीक, तो इस 94,300 वर्ग किलोमीटर में से मात्र 6,764 वर्ग किलोमीटर में ही हमारा वन है। ठीक, वन मतलब जंगल। ठीक है, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे हैं जो हमारे पूरे भारत का जो हमारे पूरे क्षेत्रफल का बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.1% ही हमारे बिहार में वन है। ठीक, तो वन मतलब फॉरेस्ट। ठीक, तो पूछ देगा कि बिहार में कुल कितना क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 6,764 है। तो इसको याद कैसे करना है, तो पहले याद करना 6,760 है, तब जाकर जाना 6,764। ठीक, अगर ये भी नहीं याद है तो 6,700 रख लेना याद, राउंड फिगर में। कितना परसेंट है, तो 7%, यानी 7.1% है कुल क्षेत्रफल का। जो वन हमारे बिहार जो है उसमें कुल 7.1 क्षेत्रफल में ही क्या फैला हुआ वन। ठीक, अब आता है कुल मुख्य वन हमारे देश में क्या है। तो हमारे देश में वन शुष्क वन भी है, आर्द्र पर्णपाती वन भी है, टैंगा वन भी है, लेकिन बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन है। पर्णपाती मतलब क्या होता है, तो पर्ण मतलब एक बार पत्ता, वैसा पेड़ जो साल में एक बार अपना पूरा पत्ता गिरा दे, उसको हम पर्णपाती बोलते हैं। ठीक ना, पर्णपाती। ठीक, उसी को बोलते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। बिहार में पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कौन है, तो आर्द्र पर्णपाती है। इस 7% में से भी लगभग 90% आर्द्र पर्णपाती है, 10% में और जो वन है वो लगा। अब वही पूछता कि जो हमारा बिहार का नक्शा है उसमें सर्वाधिक वन, हमारा जो बिहार का नक्शा है, ये हमारा जो बिहार का नक्शा है उसमें पूछेगा सर्वाधिक संख्या में वन कहाँ है। तो यहाँ जो है पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। ठीक, संख्या में मतलब काउंटिंग से। अब परसेंटेज पूछेगा तो क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर में है सबसे कम। क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है। तो सर्वाधिक वन का परसेंटेज के मामले में दक्षिण बिहार में कहाँ पर, कैमूर में। और उत्तर बिहार में क्या है, संख्या में। ठीक, सबसे कम हो तो सबसे कम है शिवहर में। सबसे कम कहाँ है, उत्तर बिहार में शिवहर में। और सबसे कम कहाँ है, सबसे कम परसेंट में कहाँ है, तो शेखपुरा में। तो दोनों, एक दक्षिण बिहार में एक उत्तर बिहार में है। तो उत्तर बिहार में दोनों संख्या में अधिक और संख्या में बिहार, तो दोनों संख्या वाला उत्तर में है और दोनों परसेंट वाला कहाँ है, दक्षिण में। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यही है। ठीक, तो सर्वाधिक हमारे बिहार में सर्वाधिक परसेंटेज पूछेगा तो कैमूर बोलना, और संख्या बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण। सबसे कम संख्या कहाँ है, शिवहर में, और सबसे अधिक परसेंट कहाँ है, शेखपुरा में है। ठीक, क्यों है यहाँ पर कम, तो क्षेत्रफल इसका क्या है, सब छोटा है। और शेखपुरा में क्या परसेंटेज में कम क्यों है, तो ये गंगा नदी किनारे है, यहाँ पर क्षेत्रफल इसका भी छोटा, और यहाँ पर बसाव कृषि युक्त भूमि ज़्यादा है। तो जहाँ पर कृषि युक्त भूमि होगा वो क्या होगा, वहाँ पर खेती होगा, तो वन कम रहेगा। तो कैमूर क्या पहाड़ी इलाका है, इसीलिए यहाँ पर परसेंटेज में क्या वन ज़्यादा है। पश्चिमी चंपारण क्या है, यहाँ पर भी तुम लोग पढ़ा होगा, हम लोग सोमेश्वर पहाड़ी पढ़ा होगा, इसीलिए यहाँ पर वन क्या है, यहाँ भी संख्या में ज़्यादा है। तो मैदानी इलाका कम है, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्क या वन, नेशनल पार्क जो हम लोग बोलते हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क वन में। ठीक, तो वाल्मीकि नगर का नाम सब सुना होगा, वही पश्चिमी चंपारण, इसका भी नाम लिए भी हम पश्चिमी चंपारण। यहीं पर वाल्मीकि नगर है जो सबसे पुराना है। ठीक, बिहार का 1972 में ये खोला था। ठीक,
जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक, किसके लिए? तो टाइगर रिजर्व, यहाँ पर टाइगर का है। ठीक ना। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए। कांवर झील आओ बेगूसराय में, यहाँ पर है बेगूसराय। ठीक, तो यहाँ कौन है? कांवर झील। ये अभ्यारण्य किस लिए है? तो साइबेरियन पक्षी के लिए। साइबेरिया था ना, ठंडा का मौसम देखो प्रवासी करके आ जाएगा अभी बिहार में, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंड जाती है। जो रसिया से आता है सब इधर से, रसिया से तो प्रवास करता है। तो बेगूसराय में कांवर झील इसीलिए बनाया गया इन लोगों के लिए कि देख दर्शनीय रहे। कैमूर झील कहाँ है? तो रोहतास में है। भीम बांध मुंगेर में है, बाघ और तेंदुआ के लिए है। ठीक ना। तो मुंगेर में कौन है? भीम बांध, जो किसके लिए है? बाघ और तेंदुआ के लिए। नेक्स्ट अब आता है गोगाविल। ये कहाँ पर है? तो कटिहार में है। तो गोगाविल कहाँ है? कटिहार में, पश्चिम बिहार। ठीक ना। सोहियाना कहाँ है? तो भोजपुर में है। डॉल्फिन कहाँ है? तो भागलपुर विक्रमशिला में नया बनाया गया है डॉल्फिन, भागलपुर विक्रमशिला में। ठीक। नाकती अभ्यारण्य जमुई में है। कहाँ पर यह है? जमुई में। चलो, वन आधारित अब उद्योग है कुछ, जो वन हम लोग वन जानते हैं हम लोग कि भाई ये वन में क्या है? वन अभ्यारण्य भी हमारे पास है। वन आधारित अब उद्योग है कि जो वन से हम लोग कटाई करके तो प्लाईवुड बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में जो है बेतिया में प्लाईवुड यहाँ से प्राप्त होता है। माचिस कहाँ होता है? तो पटना में गुलजार बाग में। पटना में कहाँ पर? गुलजार बाग में। बीड़ी का होता है तो मुंगेर में। लाख कहाँ से है? तो भागलपुर से, वहीं पर रेशम उद्योग है। सुल्तानगंज में रेशम उद्योग है, भागलपुर में। तो पूछ सकता है कि रेशम उद्योग के लिए कौन सा कीड़ा का प्रयोग किया था? तो लेसिफर नामक लेसिफर कीड़ा, इसी कीड़े से रेशम बनाता है। वहाँ रेशम उद्योग है, जो बुनकर है। तो बिहार में यही है। चलो, तो ये था हमारा वन से जो मेन क्वेश्चन था। अब आता है कृषि, जो बिहार का सबसे मेन जीवनदायिनी है। ठीक ना, कृषि है। तो बिहार में पूरा कृषि जो होता है, लगभग पूरे बिहार में 70% लोग अभी भी खेती पर क्या है? आश्रित है। क्यों आश्रित है? तो यहाँ से पलायन हो जाता है, नगर का विकास हुआ है ठीक ना। नगर का विकास होने से लोग पलायन कर गए हैं। लोग कुछ स्तर पर सरकारी तंत्र का भी ध्यान नहीं देना है। नहरों का विकास नहीं हुआ है, एमएसपी लागू नहीं है सही ढंग से। उसके बाद उनका सही रखरखाव नहीं होता है। ठीक, तो ये सब के अभाव में क्या होता है? किसान का फसल मारा जाता है तो उनको सही ढंग से बीमा नहीं मिलता है। भले सरकारी योजनाएं बनी हुई है, लेकिन जो निम्न वर्ग के किसान हैं वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक ना। इसलिए कृषि हमारा पिछड़ा हुआ है। कृषि हमारे, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो लोग क्यों? कृषि का आधार क्या? 70% लोग हैं। ठीक ना, हमारे बिहार में। इसलिए बिहार का अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो कृषि हो जाएगा। अब आता है गैर कृषि योग्य भूमि। अब जो हमारा बिहार है पूरा, इसमें गैर कृषि, जहाँ पर खेती नहीं होता है, तो करीब 6.40 लाख हेक्टेयर जो हमारा है, वो हमारा क्या है? उस पर गैर कृषि योग्य भूमि, मैंने हम लोग इतना में हम लोग खेती नहीं करते हैं। कृषि योग्य भूमि कितना? तो 93.6 लाख हेक्टेयर है। 93 कितना है? 6 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। इसी 93.6 लाख हेक्टेयर में से शुद्ध बुआई, मतलब कहता है मान लो 100 लाख हेक्टेयर हमारे पास ज़मीन है, उस 100 लाख हेक्टेयर में से यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है, उसमें उसको मान लिया हम 100 लाख हेक्टेयर। उसमें से हम 93 हमारा क्या खेती योग्य है, और लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर खेती योग्य नहीं है, यानी पाठारी है, कैमूर है, कहीं बाढ़ इलाका हो जाता है, इधर सोमेश्वर पहाड़ी है, इधर राजमहल पहाड़ी, इधर राजगीर पहाड़ी है। तो ये सब मान लो लगभग 6 लाख हेक्टेयर लगभग क्या है? सब खेती युक्त नहीं है। तो और बच गया सारा वो कृषि युक्त है। तो इसी कृषि युक्त में से शुद्ध बोए, अब हम 93 लाख हेक्टेयर हमारे पास मान लो खेती है, तो उसमें से हम 69 लाख हेक्टेयर है, इन लगभग 68% पर ही हम क्या कर पाते हैं? खेती कर पाते हैं। और खेती युक्त नहीं है, कृषि योग्य भूमि है लेकिन उस पर खेती होता नहीं। क्यों? तो बाहर चले गए हैं लोग, परती भूमि छोड़े थे लोग, बाहर चले गए नौकरी के पेशा में। ठीक, कुछ लोगों को लगता है कि खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक। चीनी मिल अब आता है इसी में। खेती में हमारा चीनी मिल कहाँ से आया है? खेती के रूप में हम क्या करते हैं? चीनी भी खेती करते हैं, गन्ना का
तो गन्ना खेती करते हैं। तो गन्ना 1904 में गन्ना की खेती से छपरा में जो मनौरा पड़ता वहाँ चीनी मिल खुला। तो बिहार में पहला चीनी मिल कब खुला? 1904 में मढ़ौरा छपरा में खुला। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। गन्ना बिहार की क्या है? मुद्रादायनी फसल है। मुद्रा क्योंकि नगदी है। देखता हो, अभी भी जाते होगे तो बाढ़ बगहा सब जाते होगे, बाढ़ कर रहे हैं, बगहा पश्चिमी चंपारण जाते होगे, सब पूर्वी चंपारण, तो वहाँ अभी भी वहाँ पर गन्ना सुबह सुबह लेके लोग जाता है लोग। तो पूछ देगा बिहार का मुद्रादायनी फसल कौन है? तो बोलना गन्ना है। चीनी मिल कहाँ खुला? तो मढ़ौरा छपरा में। बिहार में शुद्ध बुआई कितना होता है? तो 79 लाख। मक्का के लिए कौन है? मधेपुरा है। ठीक ना, मक्का के लिए कौन है? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है। आलू और प्याज के लिए कौन है? पटना और नालंदा। पटना में जानता है फतुआ में आलू होता है, प्याज होता है। आम के लिए कौन है? रोहतास। यहीं पर लंगड़ा सिपहिया चिपहिया सब आम मिल देगा। चलो, बिहार का स्थान फर्स्ट किस में है? तो मड़ुआ में, दरभंगा में है फर्स्ट स्थान। लीची में मुजफ्फरपुर फर्स्ट स्थान है। यानी बिहार पूरे भारतवर्ष में किस में फर्स्ट स्थान है? तो मड़ुआ में, लीची में, मखाना में। ठीक ना, दरभंगा मखाना में सबसे एक अधिकार अभी दिखा रहा था चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार साहब। सेकेंड स्थान पर कौन है? जूट। ये बीपीएससी में आ चुका है। तो बिहार सेकेंड में कौन है? जूट और शहद में है। ठीक, थर्ड स्थान में बिहार कौन है? तंबाकू। यानी पूरे भारतवर्ष में बिहार का तंबाकू में क्या स्थान है? थर्ड। सिक्स स्थान में कौन है? चावल और गेहूँ है। तो पूछ सकता है बिहार का चावल में क्या मामला है? तो सिक्स है। गेहूँ में सिक्स है। तंबाकू में बिहार थर्ड है। जूट में सेकेंड है। मखाना में एक अधिकार है। ठीक, अब आता है बिहार में भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार मतलब जो कृषि से जो होता है, जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा क्या थी? ज़मीन थी, उसके ज़मीन को लेने के लिए, ताकि गरीबों में वितरण किया सके और आय की असमानता को दूर किया सके, उसी के लिए 52 में बिहार सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लागू किया, जिसमें भूमि चकबंदी था, भू हदबंदी था। तो भू चकबंदी कब लागू किया? 56 में। हदबंदी में क्या था कि आय से अधिक भूमि को लेकर के गरीबों में बांट देना। और चकबंदी में क्या है कि एक ही जगह खेत को, किसी व्यक्ति का खेत बिखरा हुआ है उसको एक जगह कर देना, ताकि एक जगह रहेगा तो उसको जुताई में क्या होगा? कम लागत मिलेगा। क्यों लागत पड़ेगा? तो एक जगह खेत रहेगा तो जुताई बनेगा उसको। भूदान, जब देखा कि लोग कानून के अनुसार से भी लोग नहीं काम कर रहा है, तब हमारे आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया? घर घर जा कर के जमींदारों से बात किया कि भूदान का है, कि भूमि का दान करो जो गरीब लोग हैं, ताकि उनके पास भी कुछ आय का साधन हो सके। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। विनोबा भावे मरे, आंदोलन खत्म हो गया, और कोई इस पर विचार भी नहीं किया। सब जिनके पास भूमि थी अपना दान क्यों करेगा? इसे छोड़ करके नहीं हुआ सफल। प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा बिहार का कृषि में कौन है? तो चावल है। रोहतास इस मामले में प्रथम है। ठीक ना, औसतन 45% लोग चावल का उपयोग करते हैं लोग। नालंदा में कृषि रोड मैप के बाद नंबर 1 पर आ गया नालंदा। न कौन है? पहले रोहतास है। कृषि रोड मैप जो तैयार हुआ उसमें नालंदा सबसे नंबर 1 पर आ गया। चलो, जीडीपी में कृषि योगदान कितना बिहार में? 20% है। कितने लोग लगे हुए हैं? 70% लगे हुए हैं। इसीलिए बिहार में क्या है? अदृश्य बेरोजगारी है। नेक्स्ट, इसी कृषि के विकास के लिए जब एनडीए सरकार का गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तो उसने कुछ कृषि रोड मैप तैयार किया बिहार में कि हमको समय समय पर कृषि के विकास के लिए क्या क्या करना है। तो 2008 से 12 में 3 रोड मैप अभी तक बन चुका है। एक 8 से 12, एक 12 से 17, एक 17 से 22। ठीक, तो पहले 8 से 12 देखते हैं। इसमें क्या किया गया? कृषि पंचायत का गठन हुआ। कृषि पंचायत का मतलब होता है कि जैसे गांव में पंचायत बनेगा और मुखिया के अधीन रहेगा और कहेगा कि पंचायत करके बताओ कि गांव का किस स्तर पर विकास चाहिए और क्या क्या, किस गांव में कौन सा खेती होना चाहिए, सब पंचायत स्तर पर क्या करेंगे? इसको सलाह देंगे। ठीक, ये पहला प्रयास हुआ। तो कृषि पंचायत गठन कब हुआ था? 8 से 12 में, ताकि गांव स्तर पर हर गांव का, हर का मिट्टी का पता लगा सके कि इस एरिया में कौन सा खेती हो रहा है, कितने लोग खेती जुड़े हुए हैं, खेती कैसे बढ़ाई, जिसका स्तर पर पंचायत मतलब गांव के में लोग बैठेंगे लोग।
इसका परिणाम क्या हुआ पंचायत से? तो उत्पादन में क्या है, वृद्धि आ गया पहले का पेचा। चावल आलू में आशा के अनुरूप सफलता मिली, तो किस में ज़्यादा डेवलप हुआ? चावल और आलू में। इसका मतलब कि चावल और आलू पर पंचायती स्तर क्या हुआ? अच्छा हुआ। एक अंक तक 2012 में नालंदा चावल और आलू में विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसका मतलब कि कृषि पंचायत का ज़्यादा बढ़िया किस पर असर पड़ा? बिहार के किस जिले पर? तो नालंदा जिले पर। इसी से प्रोत्साहित होकर के एनडीए गवर्नमेंट ने 2012-17 में फिर दूसरा रोड मैप तैयार किया। इसमें क्या हुआ? कृषि कैबिनेट का गठन हुआ। कृषि कैबिनेट मतलब होता है कि इसमें 18 को इसके विभाग आए। सिंचाई के लिए, बीज के लिए, खाद्यान्न के लिए, कैसे उसको रख रखाव के लिए 18 विभाग बनाया गया है। और कहा गया कि इसका उत्पादन इतना कर दो कि वैश्विक पहचान बन जाए। यानी बिहार नहीं, पूरे इंडिया ने विश्व स्तर पर बिहार का कृषि में क्या योगदान रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? बिहार सरकार को, भारत सरकार द्वारा बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गया अच्छे काम के लिए। इसी से प्रेरित होकर तीसरा रोड मैप तैयार किया गया फिर। तो बताओ, बिहार को कर्मण पुरस्कार का मिला 12-17 में, 17 मिला, ठीक। फिर तीसरा रोड मैप तैयार किया गया 17 से 22 में। इसमें फोकस क्या किया गया? देखो, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। अभी देखा गंगा किनारे ये सब बन रहा है कॉरिडोर में। इसमें क्या है? कृषि लागत कम होगा, क्योंकि जैविक खेती में क्या पानी कम भी चल जाएगा, बाढ़ आएगा तो भी उससे बचत हो जाएगा। इससे कृषि क्या होगा? सरप्लस होगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जैविक खेती से क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। उसमें जो हम फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, तो कृषि को बहुत सारा उसमें से गैस, विषैली गैस नहीं निकलता है, ठीक ना। ये सिक्किम, इसी के लिए भारत बिहार सरकार ने क्या किया, सिक्किम जो जैविक उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर राज्य बना, उससे भारत बिहार सरकार ने क्या समझौता किया, मीटिंग किया कि आप अपने स्तर पर हमारे राज्य में विकास कराया जाए। तो गंगा के किनारे किनारे जो जगह है उसी में जैविक खेती करने की बात हुई है, ठीक ना। तो वही गंगा किनारे कॉरिडोर बना हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा इसमें थर्ड वाला में क्या है? ये कृषि विविधता, यानी कृषि, हम लोग केवल खेती नहीं करें, कृषि में विविधता लाए, विभिन्न प्रकार का फसल, आलू, प्याज, दाल, गेहूँ, चना, सबका भी करें, ताकि एक थाली में बिहार का पूरा व्यंजन भरा रहे। और जो लोग भारत में खाना खाए कहेंगे देखो ये बिहारी व्यंजन है, ये बिहार का दाल है, बिहार का आटा है, बिहार का गेहूँ है, ठीक ना। इससे निर्यात होगा तो जीडीपी क्या होगा? बढ़ेगा। ये बल दिया गया। खेतों की चकबंदी पर बल दिया गया, यानी जोत का आकार जो छोटा है, जोत का आकार छोटा कैसे है? चकबंदी के बिना। मान लो एक खेत है, मेरा एक खेत यहाँ है, मेरा एक खेत यहाँ है, तो जोत का आकार क्या है? छोटा नहीं है मेरा ये। तो इसी पूरे खेत को मिला देना है, मिला तो क्या जाएगा? अब जोत का आकार क्या हो गया? देखो बढ़ गया। अब एक ही ट्रैक्टर से आसानी से सब क्या हो जाएगा? खेती हो जाएगा। एक ही पंपिंग सेट से सब पानी क्या हो जाएगा? पट जाएगा। इससे कृषि यंत्र का क्या होगा? इसमें प्रयोग हो गया, ठीक ना। इससे क्या होगा? एरिया, जितना भी एरिया होगा वो पूरा को सर्वे कराया जाएगा, और जितने भी छोटे छोटे किसान हैं उनकी भूमि को चकबंदी कर दो, मिला करके आ जाएगा। मतलब ये पूरा एक कर दो, ताकि पंपिंग सेट कम लगे, मेहनत कम लगे, ठीक। और आसानी से खेती सबका एक बार में हो जाए। तो पहले क्या होता है, इसका खेत जोताएगा तो फिर इसका आएगा नंबर, तब ऐसे लेट होगा। इसका प्रयास क्या हुआ? कृषि निर्माता को यंत्र, जो कृषि यंत्र है उसको सब्सिडी देने की बात हुई। सोलर सिंचाई की बात हुई है, ताकि लाइन ना रहे तो सोलर सिस्टम से सिंचाई हमेशा होते रहे। कृषि फीडर जो नौबतपुर में बना है, उसका काम क्या है कि अच्छे संयंत्र बनाना है। नेक्स्ट, कृषकों की आय को बढ़ाने पर बल दिया गया है, क्योंकि आपदा और बाढ़ और अकाल से क्या होता है? कृषकों की आय खत्म हो जाती है, तो बेचारे किसान खेती नहीं कर पाते हैं। इसी को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि मांगुर मछली, दूध को भी, यानी कृषि को बढ़ाने के साथ क्या है, उनको मांगुर मछली और दूध का उत्पादन पर बल दिया जाए, ताकि अगर आय उनका घटे तो इन क्षेत्रों में वो अपना व्यवसाय कर सकें। फूड प्रोसेसिंग सबसे बड़ी समस्या है, मैंने पपीता, लीची, अमरूद, आम सही उचित रख रखाव के अभाव में क्या होता है? खराब हो जाता है। इससे क्या होगा? फूड प्रोसेसिंग क्या रहेगा? खपत अधिक होगा, व्यापार अधिक होगा, नकदी फसल आएगा, नगद पैसे आएंगे, ठीक। इसके अलावा इस थर्ड वाले रोड मैप पे क्या है? वेजिटेबल प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया गया है। वेजिटेबल मतलब तरकारी वाला, कि इसको भी कैसे प्रोसेसिंग किया जाए। उसके बाद क्या है कि संगठन बनाया गया है, फेडरेशन स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर, यूनियन स्तर पर और कोऑपरेटिव स्तर पर, ताकि
नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक अपना मूल्य का क्या कर सके, किसान निर्धारण कर सके इन्हीं संघों के माध्यम से, ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके। तो उचित मूल्य के लिए ये लाया गया। पैक्स की सुविधा की गई। पैक्स को कंप्यूटर करने से क्या होगा कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ताकि आप नेट के माध्यम से सब आप देख सकते हैं कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है, कितना गोदाम में से कितना खदान रुई क्या कहते हैं उसको, खाद निकला है, कितना किस राज्य को मिला है, किस जिले को गया है, वो सब पता चल जाएगा इसमें, किस गांव को नहीं मिला है। तो थर्ड मैप, रोड मैप का करने का मकसद था कि जो जो चीज़ बच चुका है या कृषि के विकास के लिए जो जो संभावनाएं हैं उन सबको डेवलप करना है। नेक्स्ट, पहला था हम लोग का वन, दूसरा था कृषि, जो जो छोटा छोटा ज़्यादा इसमें डीप नहीं आता है। तीसरा हो गया जलवायु, क्लाइमेट। तो बिहार की जलवायु मानसूनी है, यानी मानसूनी वर्षा से पूरे बिहार में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक ना। तो बिहार जलवायु क्या मानसूनी है, ठीक। लेकिन कोपेनहेगन थ्योरी अब पढ़ोगे ज्योग्राफी में बढ़िया से, तो उसमें कोपेनहेगन थ्योरी आता है। उसने पूरे भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है, ठीक है। तो 9 भागों पर हमको इतना ध्यान नहीं देना है। उसी में एक भाग है CWS, पूछता है CWS में क्लाइमेट ऑफ विंटर सीजन। तो बिहार का जो जलवायु है वो CWS श्रेणी में आता है, क्लाइमेट ऑफ विंटर सीजन उसको बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या, देखो ये वाला कौन कौन है, तो राजस्थान में है, MP में है, छत्तीसगढ़ में है, UP में, अपना बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। अपना बिहार में कौन है, CWS। UP में भी क्या है, CWS है। तो लगभग 5, 3, 8 राज्यों में लगभग क्या CWS है, ठीक है। मतलब क्लाइमेट, तो बिहार का कोपेनहेगन ने बिहार के जलवायु को क्या नाम दिया है, CWS, क्लाइमेट ऑफ विंटर सीजन, ठीक। क्यों इसका नाम दिया गया, तो किस आधार पर, तो शुष्क शीत जलवायु बिहार में, न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है, शुष्क है। ह्यूमिडिटी यहाँ पर अधिक होता है, ठीक। टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 40 डिग्री में समर में, और विंटर में 25 डिग्री चल जाता है, और वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर है। तो ये सब जो मापदंड है CWS जलवायु के लिए है, ठीक ना। तो CWS जलवायु के लिए कौन कौन सा चाहिए कंडीशन, तो शुष्क शीत जलवायु, ह्यूमिडिटी अधिक हो, टेम्परेचर और वर्षा, ठीक। कितने राज्यों में है, 8 राज्यों में। बिहार में कौन सा, CWS। बिहार के अलावा कौन कौन में, UP में है, ठीक। चलो, बिहार में सीजन और जलवायु का, गर्मी यहाँ पर पड़ता है मार्च से लेकर जून तक है, लगभग 47 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है गर्मी में, और गया का टेम्परेचर। तो बिहार में सबसे गर्म स्थान कौन है, तो गया जिला है, ठीक। वर्षा का समय यहाँ पर जुलाई से सितंबर तक है, जिसमें किशनगंज सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्षा होता है। क्यों होता है किशनगंज में सबसे वर्षा, तो जो मानसूनी आती है इधर से, तो बिहार में सबसे पहले पहुँचता है किशनगंज एरिया में, ठीक। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो किशनगंज में। और सबसे कम एकदम तो लिखना औरंगाबाद में, क्योंकि यहाँ पर मानसून आते आते क्या होता है, यहाँ पर ऐसे मानसून जाता है ना, तो यहाँ पर आते हैं तो उसकी पानी की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो औरंगाबाद में क्या होता है, औरंगाबाद में क्या होता है, सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ, औरंगाबाद में है। और ठंडा का मौसम क्या होता है, देखो आ गया अभी, अक्टूबर से लेकर जून के सेकेंड वीक तक रहेगा, और 6 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है गया का। तो गया गर्मी में भी है और ठंडा में भी सबसे आगे है। तो बिहार के किस जिले में ठंडा सबसे अधिक होता है, तो गया में। गर्म भी बोलेगा तो गया में। वर्षा कहाँ बोलेगा, तो गया में होता है, ठीक ना। गया में ठंडा भी, गया में गर्म भी। वर्षा सबसे अधिक कहाँ पर, तो किशनगंज में। सबसे कम कहाँ, औरंगाबाद में। अधिक कहाँ पर, किशनगंज। नेक्स्ट, अब आता चौथा टॉपिक विविध है। तो हम लोग तक पढ़ चुके थे वन के बाद कृषि, जो आता है परीक्षा में वही बताए हैं। कृषि के बाद उद्योग कर रहे हैं, कृषि के बाद जलवायु के बाद आएगा तुमको विविध, और ये ठीक। कल हम लोग पॉलिटी का देख लेंगे, ठीक है। कुछ अनुसंधान क्षेत्र है, आ जाओ परीक्षा में आता है। आलू अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर है, जहाँ रिसर्च होता है कि आलू कैसे डेवलप किया जाए, नालंदा। लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ, मुजफ्फरपुर। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ, भागलपुर में है, जहाँ पर कृषि संबंधित सारा
रिकॉर्ड रखा था। बिहार स्टेट सिल्क अनुसंधान कहाँ है? भागलपुर है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन कहाँ है? पटना है। इसको चाहो तो मैप में भी तुम क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। जैसे नालंदा बोल दिया तो यहाँ मार देना, ठीक ना। उसके तुमको मुजफ्फरपुर बोल दिया तो यहाँ मार देना, भागलपुर बोला तो यहाँ चल जाना, पटना बोला तो यहाँ चले जाना। बिहार स्टेट हैंडलूम कहाँ है? गांधी मैदान पटना में, ठीक। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ पर? भी पटना में ही है। बिहार रेल पहिया अनुदान केंद्र कहाँ है? तो ये छपरा में, गंगा के उस पार है। डीजल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन अनुदान केंद्र कहाँ है? ये भी छपरा में है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं, ये भी जान लो। मौर्ज कला में बिहार में जब पटना में जाओगे तो कुम्हरार के पास मौर्ज कला है, जहाँ 80 स्तंभ मिले हैं, 80 पिलर है। जो मिला पता चलता है कि एक भवन रहा होगा जिसके नीचे 80 पिलर था, बिहार कुम्हरार में मिला, ठीक ना। जो बताया था कि चौथ मौर्ज के समय रहा होगा, यानी मौर्ज काल का, ठीक। नेक्स्ट, अशोक द्वारा स्तंभ अभिलेख भी मिला है, लौरिया राज्य मिला है। स्तंभ अभिलेख मतलब, और अशोक अपने सारे कार्यों को इसी अभिलेख पर लिखवाता था। रामपुरवा भी पूर्वी चंपारण से, सबको पता है कि अशोक का अभिलेख जो था पहले शिलालेख था, स्तंभ लेख था, गुफा लेख था, 3 प्रकार का था। यह छछनी की मूर्ति भी यही है, दीदारगंज से मिली, बहुत ही शानदार है। मतलब मौर्ज काल का कला का श्रेष्ठ नमूना बिहार से मिलता है यह छछनी की मूर्ति। इसी कला को डेवलप पाल वंशों ने भी किया था, जो मुंगेर में रहते थे लोग। 2 नग्न जैन मूर्ति कहाँ से मिला? लोहानीपुर पटना जो पड़ता है, जहाँ पर पाल कला की मूर्ति कला कहाँ से मिला? मूर्तियाँ बैसाल चट्टान से निर्मित होती थी, ठीक ना। पटना कालम शैली सबको पता ही है, ये मेंस का टॉपिक होता है। जब औरंगजेब ने कला को उत्साहित किया था तो वहाँ के लोग, स्थानीय वहाँ के लोग, दरबारी कला लोग अपने अपने स्थानीय चित्र में और स्थानीय कला और मुगल शैली दोनों को मिला दिया, तो उसी को लघु चित्रण है, ठीक ना। उसी से बन गया पटना कालम। पटना भाषा से इसका नाम पड़ा है पटना कालम। इसको अधिकांश कागजों बनाया जाता है। इसमें मुगल कला और स्थानीय कला का क्या है? मिश्रण है। मधुबनी कला स्त्री प्रधान है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, वो भी यही है। इसमें हरिपन जो आंगन होता है उसमें रंगना, और कोहबर जब शादी ब्याह होकर जाता है लोग, महिला पुरुष, उसमें रखा था उसका रंगा। बिहार में आर्य समाज गठन कब हुआ था? 1855 में दानापुर में। आर्य समाज जो इसके दयानंद सरस्वती थे जिसके संस्थापक। आर्य भट्ट कहाँ के थे? तो पाटलिपुत्रा में थे। नाम सुना होगा आर्य भट्ट सबका, जो गुप्त काल में थे लोग। देव मंदिर कहाँ पर? औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर है, भी यही है, पूछ सकता। देव मंदिर कहाँ पर था? औरंगाबाद में। किस चीज़ का? तो सूर्य मंदिर है। धोबिया नृत्य कहाँ का है? बिहार का। पबड़िया भी। पटना संग्रहालय बिहार में कब बना? 1915 में। इसी संग्रहालय में यह छड़ी की मूर्ति रखी है और प्राचीन पांडुलिपि रखा हुआ है। छोटे छोटे चीज प्राचीन काल के सब खुदाई में जो मिले वो मिले रखे हुए हैं। राजगीर में आम्रवन है, इसी में बेणुवन वन है, सप्तपर्णी गुफा है, विश्व शांति स्तूप है, सब गया वालों, जो विश्व का सबसे बड़ा शांति स्तूप है। और सप्तपर्णी गुफा ही पर बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक ना, अजातशत्रु ने कराया था। सबसे बड़ा सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला बिहार में कौन था? फिरदौसी था। सूफी का मतलब सफ़ा, जो पवित्र विचार वाले लोग हैं। बिहार में एक यहिया बिन मनेरी का दरगाह है मनेर में। पाणिनि यही पढ़ाता था, बोला था पाणिनि जब आता था तो इसी मनेर दरगाह में होता था, जिसने अष्टाई नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। तो सुना होगा मनेरी का मनेर में दरगाह अभी भी है। बिहार में कौन सिलसिला पूछ देगा? सूफी सिलसिला था ना, चिश्ती, नक्शबंदी, कंदरिया। तो कौन सबसे बिहार में फेमस था? फिरदौसी। नेक्स्ट, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन है? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में आने वाला पहला यात्री कौन है? मेगास्थनीज है, सबको पता ही है, पढ़ा चुके हैं वीडियो में। एंशिएंट हिस्ट्री में सीएम के समय आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। बिहार का प्रथम विद्यालय कौन है? तिलथा विद्यालय, जो हरिया के वंश ने बनाया था, ठीक है ना। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने भाषा कौन है? मैथिली नंबर 1 पर आता है, मैथिल, जो मिथिलांचल बोली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहारी कौन था? दिनकर, रणधारी सिंह। इन्हीं के नाम पर पटना में दिनकर चौराहा है। उनको उर्वशी नामक पूछ सकता है। दिनकर को किस पुस्तक के लिए मिला था? तो उर्वशी नामक पुस्तक के लिए। बिहार में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं?
13 हैं, ठीक है ना, जिसमें केंद्रीय का में मगध पटना की बात है हो रही है। अब आता कुछ उपनाम है, ठीक है ना। मैथिल कोकिला विद्यापति को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, विभूति बिहार विभूति अनुग्रह नारायण को, बिहार का राष्ट्र कवि दिनकर को, बिहार के श्री कृष्ण सिंह को जो मुख्यमंत्री थे बिहार के पहले, प्रथम महाकवि विद्यापति, बिहारी बाबू वीर कुंवर सिंह, ये सब भी आई है, ठीक ना। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, दैनिक मतलब जो डेली निकलता हो, कौन था? सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, साप्ताहिक निकलता था ये। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र सर्च लाइट है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है द बिहार हेराल्ड, ठीक। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन था? कल हमारा है। बिहार का पहला बैंक कौन था? इलाहाबाद बैंक, ठीक। बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था? वैशाली, जिसका राजधानी भज्जी है, ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन थी? सोन थी, सबसे पुरानी नहर परियोजना। कौन परियोजना? नहर, ठीक। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना है, जो यूपी और बिहार से जोड़कर बना है, ठीक ना। पुस्तक अब पदावली विद्यापति, ठीक ना। पदावली पुस्तक किसने लिखा? विद्यापति ने। हुंकार लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने, ठीक ना। उर्वशी भी किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने, जिनसे कारण इनको पुरस्कार मिला था, ठीक ना। मैला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक। एक बिहार परिचय में गौर जान लो। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय फूल गेंदा। पूछ सकता मछली कौन है? तो मांगूर है, ठीक है। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन है? तो बोधि वृक्ष। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको बोला था? तो भिखारी ठाकुर को, और जिनके नाम से बहुत रंगनालय भी है बिहार पटना में। बिहार पृथ्वीकरण आंदोलन का संस्थापक कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हीं ने कहा था कि बिहार को बंगाल से, उड़ीसा से अलग करके एक अलग प्रांत बनाना चाहिए, ताकि बिहार अपना अलग भी डेवलप कर सके। आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक ना। तो बिहार से जो लोग विज्ञान क्षेत्र में अच्छा योगदान करते तो उनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है, ताकि विज्ञान को बिहार में प्रोत्साहन मिले। बिहार का रामानुजम किसको कहा गया? तो वशिष्ठ नारायण सिंह को। बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कौन है? तो हाजीपुर है, ठीक ना। यहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। नेक्स्ट, बिहार का विशालतम बौद्ध स्तूप कौन है? केसरिया चंपारण में है, बौद्ध स्तूप है, ठीक ना। स्तूप का मतलब बताए थे कि जो चिता पर बनता था उनके, ठीक ना, बुद्ध के। बिहार में सबसे भयंकर बाढ़ 1975 में आया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? 1934 में। बाढ़ कब आया था? तो 1975 में आता है। लोकसभा में जाने वाली पहली बिहारी महिला कौन थी? मीरा कुमार, ठीक। भारत रत्न से सम्मानित पहला बिहारी डॉक्टर प्रसाद, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खान, ये सब भारत के तरफ से मिलने वाले बिहारी लोग हैं। 5 बिहारियों का नाम है। लोकसभा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा किसने था? रामविलास पासवान ने। यानी लोकसभा में हाजीपुर सीट से इनको सबसे ज़्यादा 6 लाख या 9 लाख वोट से हराए थे। संविधान सभा में जाने वाला बिहारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वमर्यादा की, इन्होंने संविधान सभा जा करके भारत का संविधान बनाया था, ठीक। सर्वमर्यादा कृष्णन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और नवरा नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, ये बिहार से लोग गए थे संविधान सभा में बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए क्या बनाने के लिए? संविधान बनाने के लिए, ठीक। यहीं तक था हम लोग का विविध। आज पढ़े हम लोग वन, कृषि, जलवायु और विविध। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। उसके बाद आएगा पंचायती राज के बाद आ जाएगा तुमको बिहार का इतिहास। उसके बाद बिहार खत्म हो जाएगा।
वीडियोस का, फिर जो भी जहाँ जहाँ से सेट मारना होगा मारना। ठीक, थैंक यू।